Okay, so good evening, all of you. This is class number 10 of Hedge Fund Strategies. Live class, Vivek Maitra, Mohit Agrawala. Good evening. So we are into relative value strategies, fixed income arbitrage. उसका नोट्स शेयर हो गया मेरा बनाया हुआ, उसका ऑडियो शेयर हो गया था. We have devoted 2 classes to it, examples के through. You had ample time to go through the examples. And also if you wanted to read through the text, आपको वो भी समय मिला. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा खुद से. Plus, since we had this SSCI का 30-year celebration this weekend, because of which एक class miss हुआ था, and you got time to do all the initial classes for those of you who has joined CFA level 2 classes prior to the results coming out. How many of you have done all the classes of hedge fund so far? Yes, please. How many of you have done all the classes of hedge fund so far? Hedge fund strategies ka, especially the new joinees, because now it has been around 10 days since you joined. So Vivek has done all the classes, Maitra has done all the classes. I can't see other names. All the classes of hedge fund strategies done till now. Ample time tha. Koi bahana. There is no alibi. Khayansh has done. Mohit Agrawala has done. Harsh Agarwal has done. Seems Yash Chongiwala has done. Okay, good. So that is the spirit required. Just understand we are standing on the 10th of December. Roundabout. And एक महीने बाद result निकल चुका होगा. There will be a tension in your mind कि नवंबर में CFA लेवल 2 का एग्ज़ाम देना है. अगर कुछ कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने फील कर लिया लेवल 2 को तब तक, तो इन दैट केस कम से कम यार समझ में आ गया लेवल 2 में क्या आता है, कैसे आता है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ओके, यश बोल रहा है आई हैव डन बट आई विल डू 1 क्लास वंस मोर. गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं. विवेक इज सेइंग 13th जनवरी को रिजल्ट आएगा. दैट्स फाइन, राउंड अबाउट 1 मंथ ओनली. स्टार्ट करते हो, ठीक है. तो मैंने बोला ये जो रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजीज है लॉन्ग शॉर्ट बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, विच रिक्वायर अ क्वाइट पीरियड टू परफॉर्म. ये रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजीज में 2 सब स्ट्रैटेजीज था. एक था जनरल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज और एक था कन्वर्टेबल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज. तो जनरल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज अपना हो गया, मैंने सब कुछ करा दिया. उसके अंदर जो है, उसके अंदर मैं देख रहा था ब्लू बॉक्स के अंदर एक बॉक्स रहता है ना, बॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ बहुत गंदी तरीके से. तो वो जो एग्जाम्पल है उसका केवल एक बेस देना चाहूँगा. नॉट डेट इट विल कम इन द एग्जाम बट इट कैन कम बिकॉज ब्लू बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो प्लीज लिसन. टिप्स वर्सेस ट्रेजरी बॉन्ड्स याद कर लो. 10 साल का टिप्स है और 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड है, दोनों मन में याद कर लो. आई एम गिविंग यू टाइम टू रिकैप. 10 साल का टिप्स है, 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है ना. दोनों में से विच वन विल प्रोवाइड अ रिटर्न इक्वल टू द यील्ड विच इज कोटेड प्लस अलग से इन्फ्लेशन. दोनों का कुछ यील्ड चल रहा है YTM, पर विच वन विल प्रोवाइड द YTM plus inflation. टिप्स versus treasury bond. So टिप्स का yield चल रहा है से 1.2%, treasury bond का yield चल रहा है से 3%. वेरी गुड, सबका जवाब है ऐसा. टिप्स विल प्रोवाइड द yield कोटेड प्लस इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन तो एडजस्ट होता है ना प्रिंसिपल में. तो टिप्स का रिटर्न रियल रिटर्न होता है और इन्फ्लेशन अलग से मिलता है अपने को. वेरी गुड. केवल हितेश चौधरी और दीपिका रावत का रॉन्ग था, और हितेश चौधरी दीपिका रावत केवल इन दोनों का रॉन्ग था, बाकी सबका करेक्ट था कि टिप्स विल प्रोवाइड द यील्ड कोटेड प्लस इन्फ्लेशन सेपरेटली. जबकि ट्रेजरी में तो जो यील्ड है उसी के अंदर इन्फ्लेशन मिला हुआ है, ठीक है, अलग से आपको इन्फ्लेशन नहीं मिलेगा, ठीक है. केवल दीपिका रावत, यस दीपिका रावत और हितेश चौधरी, इन दोनों का रॉन्ग था, ठीक है ना. तो there is an inflation swap. Okay, what instrument? Inflation swap. सर क्या अपना किया हुआ है? नहीं किया हुआ है. इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है?
फ्लोटिंग फिक्स्ड। तो इन्फ्लेशन स्वैप में क्या होता होगा, इन्फ्लेशन वर्सेस फिक्स्ड। जो प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड रेट। इन्फ्लेशन स्वैप में क्या होता है, इन्फ्लेशन वर्सेस फिक्स्ड रेट। तो एक पार्टी को रियलाइज्ड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सीपीआई मिलेगा और दूसरे पार्टी को फिक्स्ड मिलेगा, दैट इज एन इन्फ्लेशन स्वैप। आई डोंट थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है कि सर समझ में नहीं आया, बट यू नेवर नो, समबडी में से ए और बी दो पार्टीज है, ठीक है ना, डिसाइड हुआ कि बी ए को रियलाइज्ड इन्फ्लेशन देगा और ए बी को से 1.4% देगा, मन से बोला 1.4% फिक्स्ड देगा, 1.4% becomes SFR, swap fixed rate. तो इन्फ्लेशन वर्सेस फिक्स्ड, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन स्वैप। सर ये लेवल 1 में था क्या, नहीं था, बट ओवर द काउंटर मार्केट में आप चाहे जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो टेल मी समथिंग, अगर टिप्स का यील्ड, ठीक से सुनना, टिप्स का यील्ड 1.2% है, टिप्स का यील्ड 1.2% है, आप अगर बाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.2% प्लस इन्फ्लेशन। अगर आप टिप्स बाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1.2% प्लस इन्फ्लेशन, करेक्ट। तो हम लोग बोलते हैं यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बिकॉज जो भी इन्फ्लेशन अलग से मिलने वाला है। अब एट द सेम टाइम अगर आप एक इन्फ्लेशन स्वैप में एंटर करते हो जिसमें यू विल रिसीव फिक्स्ड एंड पे इन्फ्लेशन, यू विल रिसीव फिक्स्ड एंड पे इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कट हो गया, बिकॉज टिप्स में इन्फ्लेशन आ रहा है और इन्फ्लेशन स्वैप में इन्फ्लेशन जा रहा है, इन्फ्लेशन कट, आपको टिप्स का रियल यील्ड मिल रहा है प्लस स्वैप में आपको एक फिक्स्ड मिल रहा है। समझ में आया, शो कर रहा हूं। टिप्स ट्रेजरी बॉन्ड, इन्फ्लेशन स्वैप, यील्ड 1.2%, 3%, इन्फ्लेशन स्वैप में एक लेग इन्फ्लेशन है, दूसरा लेग फिक्स्ड है। फिक्स्ड इज सपोज 2.05%। हैव अ लुक, टिप्स का यील्ड 1.2% है, अगर आप बाई करेंगे तो मिलेगा 1.2% प्लस इन्फ्लेशन। ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड 3% है, बाई करेंगे तो मिलेगा 3 माने 3, और इन्फ्लेशन स्वैप में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में फिक्स्ड 2.05 है। तो इफ somebody buys a tips and enters into an inflation swap as a fixed rate receiver, somebody buys a tips and enters into an inflation swap as a fixed rate receiver, तो in that case वो क्या फिक्स्ड रिटर्न अर्न करेगा। कोई अगर टिप्स को बाई करता है और कोई इन्फ्लेशन स्वैप में एंटर करता है एज अ फिक्स्ड रेट रिसीवर, तो वो क्या फिक्स्ड रेट अर्न करेगा। अगर कोई टिप्स को बाई करता है और इन्फ्लेशन स्वैप में एंटर करता है एज अ फिक्स्ड रेट रिसीवर, तो वो क्या फिक्स्ड रेट अर्न करेगा। यस प्लीज, जवाब आया सबका। विवेक मंगला का रॉन्ग आया था, वो अर्न करेगा 3.25%। अब विवेक का भी करेक्ट आया है, 3.25%, 1.2 प्लस 2.05, 3.25% अर्न करेगा। मैंने बोला टिप्स एंड इन्फ्लेशन स्वैप, इन्फ्लेशन स्वैप में यू आर द फिक्स्ड रिसीवर, ठीक है। तो इन दैट केस टिप्स के थ्रू आपके पास 1.2 प्लस इन्फ्लेशन आ रहा है और इन्फ्लेशन स्वैप में आपका इन्फ्लेशन जा रहा है और फिक्स्ड 2.05 आ रहा है। तो 2.05 प्लस 1.2, 3.25 आपके पास आ रहा है, और ट्रेजरी बॉन्ड को आप शॉर्ट कर दो 3% पे, तो ट्रेजरी बॉन्ड को आपने शॉर्ट किया 3% पे, तो इन दैट केस आपका 0.25% का आर्बिट्राज प्रॉफिट, 0.25% का आर्बिट्राज प्रॉफिट
आप कॉपी कर सकते हो प्लीज. यू कैन राइट ब्लू बॉक्स. यू कैन राइट ब्लू बॉक्स कंटेंट. ब्लू बॉक्स कंटेंट, ब्लू बॉक्स माने चैप्टर के अंदर ब्लू बॉक्स दिया हुआ उसका कंटेंट. तो आपने कॉपी कर लिया. यील्ड टिप्स का 1.2%, ट्रेजरी बॉन्ड का 3% और इन्फ्लेशन स्वैप का रेट चल रहा है 2.05%. तो इन दैट केस लॉन्ग टिप्स enter inflation swap as a fixed rate receiver. Short treasury bond. तो 3 काम किए. लॉन्ग टिप्स, एंटर इन्फ्लेशन स्वैप एज अ फिक्स्ड रेट रिसीवर एंड शॉर्ट ट्रेजरी बॉन्ड. तो अकॉर्डिंगली इफ यू आर ए, तो आपके पास टिप्स की वजह से 1.2% प्लस इन्फ्लेशन आ रहा है. स्वैप काउंटर पार्टी, स्वैप काउंटर पार्टी जिसके साथ स्वैप किया उसको आप इन्फ्लेशन दे रहे हैं और आपके पास फिक्स्ड 2.05% आ रहा है. उसके अलावा आपने ट्रेजरी शॉर्ट कर दिया तो आपको 3% देना पड़ रहा है. ठीक है. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू यू. यू हैव बॉट टिप्स. तो टिप्स का आपके पास 1.2% प्लस इन्फ्लेशन आ रहा है. फिर आपने इन्फ्लेशन स्वैप एंटर किया एज अ इन्फ्लेशन पेयर एंड फिक्स्ड रिसीवर. तो इन्फ्लेशन जा रहा है, वो जो आ रहा था वो जा रहा है और 2.05 आ रहा है. और आपने ट्रेजरी शॉर्ट किया तो 3% जा रहा है. तो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन कट एंड आपको दिख रहा होगा you earn how much? You earn 0.25%. You earn 0.25%. खयानुश का 0.85% आ रहा है, मेरा तो 0.25% आ रहा है. खयानुश का 0.85% आ रहा है, मेरा तो 0.25% आ रहा है. Okay. Now it has been observed that करीब 25 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट हमेशा ही ये गैप रहता है. करीब 25 से 30 बेसिस पॉइंट, दिस गैप ऑलवेज एग्जिस्ट्स एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी आर्बिट्राज. उसका रीजन ये है कि जो टिप्स है ना उसको थियरी वाइज अपने बोलते हैं कि इफ यू बाय टिप्स इट विल प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन. दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड इन लेवल 1. बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो गवर्नमेंट्स है ना, द पॉलिटिकल क्लास, द गवर्नमेंट knows that inflation is a very very big social issue. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो उस केस में द गवर्नमेंट कैन कम डाउन. ओके, गवर्नमेंट का शटर डाउन हो जाएगा. इन्फ्लेशन इज सच अ बिग इशू. आउट ऑफ द मेनी रीजंस 2014 में जो मोदी जी आए थे तो इट वाज आउट ऑफ मेनी रीजंस. वन ऑफ द रीजंस वाज 2013 तक जो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन 10% से ऊपर इंडिया में हो गया था.
तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट मोदी केम टू पावर, अंडरस्टूड इन्फ्लेशन सच अ बिग इश्यू। तो इसलिए गवर्नमेंट्स लोग क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं by trying to show a lower inflation as compared to what truly is, by way of sample selection bias, by way of substitution effect, ठीक है, वगैरह जो CFA लेवल 1 में नहीं था, जो प्री रिक्विजिट में था कि what are the drawbacks of CPI index the way it is calculated, तो प्री रिक्विजिट क्लासेस में था वो substitution effect and all that effect, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स में देयर आर बायसेस। तो जो इन्फ्लेशन एक्चुअली सफ़र करना पड़ता है लोगों को, वो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट नहीं करता है इन द टिप्स, गवर्नमेंट अंडरस्टेट्स द इन्फ्लेशन। तो जो भी टिप्स बाई कर रहा है वो पर्सन को पूरे इन्फ्लेशन का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, रियल इन्फ्लेशन कुछ और होगा और उसको अंडरस्टेटेड इन्फ्लेशन का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इसलिए टिप्स जो है लोग हेट करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट रियल इन्फ्लेशन। कोई भी चीज़ को अगर लोग हेट करते हैं तो उसका डिमांड कम होगा, उसका डिमांड कम होगा तो उसका प्राइस क्या होगा, कम, उसका प्राइस कम होगा तो उसका यील्ड ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब एज कंपेयर टू जो होना चाहिए था। तो मेरे एग्जाम्पल में जो टिप्स का यील्ड है ना वो 0.95% होना चाहिए था। प्लीज़ देखिए, मेरे एग्जाम्पल में टिप्स का यील्ड 0.95% होना चाहिए था। आर यू गेटिंग मी? मेरे एग्जाम्पल में टिप्स का यील्ड 0.95% होना चाहिए था। टिप्स का यील्ड 0.95% होना चाहिए था मेरे एग्जाम्पल में। आई होप 0.95% समझ में आ गया होगा। 1.2 के बदले 0.95 बोल रहा हूं। अगर टिप्स का यील्ड 0.95% होता तो उस केस में ये 0 आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, अगर टिप्स का यील्ड 0.95% होता तो 0.95 प्लस 2.05 इज 3 और 3 जा रहा है, तो इन दैट केस 0 रिटर्न आता। बुद्धिमान लोगों को दिख गया है 0.95 में 2.05 ऐड करेंगे तो 3% आ रहा है और 3% ही ट्रेजरी में शॉर्ट में जा रहा है, तो सच दैट 0 हो रहा है। तो अगर मैथमेटिकली पूछो तो सब वो टिप्स का जो यील्ड है ना 1.2 वो 0.95 होना चाहिए था। हाउएवर वो रहता यही है 1.2 करीब, कीपिंग अ गैप ऑफ 25-30। कारण लोगों को पता है, जो लोग टिप्स बाई करते हैं, कि हम लोग को जो ट्रू इन्फ्लेशन है उसका कॉम्पेंसेशन भारत सरकार या कोई भी सरकार से मिलेगा नहीं। ठीक है, अपने को अंडरस्टेटेड कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जबकि सफ़र एक्चुअली ज़्यादा करना पड़ेगा। देयरफॉर टिप्स का डिमांड कम होता है और डिमांड कम होने के कारण उसका यील्ड 0.95 की बजाय 1.2% होता है। ऑन दी अदर हैंड जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है ना, ट्रेजरी बॉन्ड, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। बिकॉज आई डोंट नो किसको किसको याद है, CFA लेवल 1 में देयर वाज अ चैप्टर फिक्स्ड इनकम फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स, और उसके अंदर वी यूज्ड टू स्टडी दैट ट्रेजरी में नॉन इकोनॉमिक इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजन, नॉन इकोनॉमिक रीजन। ओके, उसके कारण ट्रेजरी का बहुत डिमांड होता है, तो उसका प्राइस होता है, उसका यील्ड गिरा हुआ होता है। तो ट्रेजरी का यील्ड गिरा हुआ होता है और टिप्स का यील्ड बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज टिप्स को लोग हेट करते हैं। एंड देयरफॉर बाजार में करीब 25-30 बेसिस पॉइंट का गैप चलता है, और जो कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो टेक्स्ट में ये लोग बोला है कि 2007-8 क्राइसिस के टाइम पे, 2008 का क्राइसिस के टाइम पे देयर वाज अ फियर ऑफ डिफ्लेशन, देयर वाज अ फियर ऑफ डिफ्लेशन, और इतना ज़्यादा फियर था कि उस समय टिप्स जो है उसका यील्ड ट्रेजरी के यील्ड से ज़्यादा हो गया। टिप्स का यील्ड ट्रेजरी के यील्ड से ज़्यादा हो गया। तो मेरे एग्जाम्पल में अगर टिप्स का यील्ड 3.2% है, टिप्स का यील्ड 3.2% है, तो आप देख सकते हैं यू विल अर्न 2.25%। अगर टिप्स का यील्ड 3.2% 1.2 के बदले, तो आपका रिटर्न आएगा 2.25%। देखा, अगर टिप्स का जो यील्ड है 1.2 के बदले 3.2% होगा, तो उस केस में अपना जो रिटर्न आएगा वो 2.25% आएगा। देखा क्या, अगर टिप्स का यील्ड 3.2% होगा 1.2 के बजाय, we will earn 2.25%. We will earn 2.25%.
यानी यूजुअली जो गैप 25-30 बेसिस पॉइंट का होता है, दैट गैप वेंट अप टू 200, 250, 300 बेसिस पॉइंट, ओके, एट द टाइम ऑफ दैट क्राइसिस 2008 में, ठीक है। तो अगर ये वहां चला गया तो उस केस में वहां पे देयर वाज अ स्कोप ऑफ कैरिंग आउट दिस आर्बिट्राज, बिकॉज दिस स्प्रेड विल नैरो डाउन बैक टू 30 बेसिस पॉइंट, दिस स्प्रेड विल नैरो डाउन बैक टू 30 बेसिस पॉइंट। तो दैट वाज द आर्बिट्राज की ऑर्डिनरली 25-30 बेसिस पॉइंट होता है, पर वो क्राइसिस सिचुएशन में 200-250 बेसिस पॉइंट हो गया था, तो क्लियर कट आर्बिट्राज करने का स्कोप था। ठीक है, समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? मेरे बोलने के बाद आप ब्लू बॉक्स पढ़ सकते हो, और पढ़ना भी चाहिए। सर समझा दिए तो क्या इशू है, फिर तो पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जीएफसी के टाइम पे ये जो स्प्रेड है ना, ये 2-2.5% हो गया था। इतना ज़्यादा टिप्स का यील्ड था, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रेजरी का डिमांड था एज कंपेयर टू टिप्स। ट्रेजरी को लोग लाइक कर रहे थे टिप्स के बजाय, तो टिप्स का दाम एकदम गिरा हुआ तो यील्ड बढ़ा हुआ, ट्रेजरी का दाम बढ़ा हुआ तो यील्ड गिरा हुआ, और उस गैप को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत आर्बिट्राज हुआ। ये टेक्स्ट में इन्होंने समझाया है। ये आर्बिट्राज करने में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आएगी? पहली डिफिकल्टी आएगी, आपको ट्रेजरी को शॉर्ट करना पड़ रहा है। शॉर्ट करने के लिए अपने को बोरो करना पड़ता है सिक्योरिटी। बोरो करने के लिए अपने को एक प्राइम ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ेगा। वो प्राइम ब्रोकर किसी सिक्योरिटीज लेंडर से ये ट्रेजरी सिक्योरिटी बोरो करके अपने को लेंड करेगा, और वहां पे लेंडिंग चार्जेस चार्ज करेगा। वो ही विल चार्ज एज द स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, ट्रेजरी लेंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो वो एक दिक्कत की बात है। और क्या पता शॉर्ट स्क्वीज हो जाए, अचानक से वो ट्रेजरी मांग ले बीच में, तो अचानक से वो ट्रेजरी मांग लिया बीच में तो भी गड़बड़। शॉर्ट स्क्वीज आपने नाम सुना हुआ है, यू हैव हर्ड द नेम ऑफ शॉर्ट स्क्वीज। तो कुछ दिक्कतें आती है इसके अंदर, बट दिस इज द आर्बिट्राज। हैज इट्स एवर बीन टेस्टेड इन द एग्जाम? मेरे ख्याल से नो, बट ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। आई थिंक डिफिकल्ट आएगा छोड़ने में। ठीक है, तो दैट वाज द आर्बिट्राज। आपने ब्लू बॉक्स लिख लिया है, आप ब्लू बॉक्स का एग्जाम्पल रेफर कर लेंगे इसके हेल्प से। मैं पूरा का पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा हूं कि जीएफसी के टाइम पे इट हैड बिकम 3.2%, देयरफॉर यू कैन अर्न 2.25% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिख दो नीचे में, रेफर ब्लू बॉक्स इन द कोर रीडिंग्स। रेफर ब्लू बॉक्स इन द कोर रीडिंग्स। ओके, बहुत हुआ, अपने चालू करते हैं। कन्वर्टेबल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज, लिख दीजिए हेडिंग, कन्वर्टेबल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज। कन्वर्टेबल फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीएफए लेवल 1 में आपने सबसे पॉपुलर किसका नाम सुना था? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीएफए लेवल 1 में आपने सबसे पॉपुलर किसका नाम सुना था? सीएफए लेवल 1 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हुज नेम डिड यू लिसन द मोस्ट? यस, ज्यादा रुकूंगा नहीं, 10 सेकेंड और रुकूंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में सीएफए लेवल 1 में रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1, whose name did you study? Risk and return part 1 chapter, portfolio management CFA level 1. यश का आंसर आया है हैरी मार्कोविट्स। जननी का आंसर आया है, विवेक का फिर आंसर आया मार्कोविट्स। सो मार्कोविट्स हैज स्टडीड फ्रॉम हार्वर्ड, आई थिंक somewhere in the 50s. Harry Markowitz had studied at the Harvard Business Review, okay, 1950s में, exact year नहीं पता, and he was a person who was academically very very inclined and bright. So he did not used to see different asset classes in silos. He used to see different asset classes collectively, not in silos. Silos समझते हैं ना, सेपरेट कंपार्टमेंट में नहीं दिखता था,
वो सब चीज को इकट्ठा करके रिलेट करता था, बिकॉज उसका तो काम था पोर्टफोलियो ना, since his work was portfolio management, benefit of diversification, so he was looking at the correlation in different asset classes. Now to his surprise, he found that certain companies whose credit rating was not that good, whose credit quality was not that good, when they were approaching banks for a loan, the interest rate that was being charged was very high, which their business could not suffer. Okay. So these companies were advised by investment bankers to issue convertible bond. These companies which had poor credit quality and could not afford high cost fixed rate funding, they were advised by investment bankers to issue convertible debt. Okay, which means a debt which can be converted into what? Equity shares. Convertible debt. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब सबको पता है कि एक ऐसा बॉन्ड जिसको चाहे तो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है इज इजीली अ स्ट्रेट बॉन्ड टुगेदर विथ अ कॉल ऑप्शन। अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ स्ट्रेट बॉन्ड टुगेदर विथ अ कॉल ऑप्शन, अ राइट टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इजंट इट? अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ स्ट्रेट बॉन्ड टुगेदर विथ अ कॉल ऑप्शन. If somebody wants to be very technically correct, it is a combination of a straight bond together with a warrant. Warrant CFA level 1 में derivative के first chapter में था. A warrant is like a call option. It's issued with a debenture to make the debenture attractive. CFA level 1 derivative का LM1, CFA L1 derivative का LM1 में warrant, ठीक है? तो call option which was embedded inside debentures, वहाँ पढ़ते थे हम लोग embedded derivatives versus standalone derivatives. I don't know how many of you will remember. ठीक है, anyways, तो वो जो convertible bond है, that is a straight bond together with a call option, a warrant. ठीक है तो, and the call option is not on the bond, the call option is on the shares, right to buy the shares. तो underlying for the call option is shares. So shares से अपने equity market में आ गए. तो इक्विटी मार्केट में जो शेयर का दाम चल रहा है और जो शेयर का वॉलेटिलिटी और जो मूवमेंट है, दैट शुड बी द बेसिस ऑफ प्राइसिंग द कॉल ऑप्शन ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड. कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो कॉल ऑप्शन है उसका दाम शुड डिपेंड अपॉन द शेयर प्राइस इन द इक्विटी मार्केट एंड द वॉलेटिलिटी ऑफ द शेयर इन द इक्विटी मार्केट, इजंट इट? कोई, बिकॉज अगर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है उसका दाम कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट YTM, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट द यील्ड, वैसे निकलता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का वैल्यू, ठीक है, प्राइस. बट सिंस उस पर कॉल ऑप्शन भी है तो कॉल ऑप्शन का दाम विल डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग द शेयर प्राइस एज वेल एज द शेयर का वॉलेटिलिटी. शेयर का प्राइस ज्यादा तो इन दैट केस कॉल का दाम ज्यादा, शेयर का वॉलेटिलिटी ज्यादा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू ज्यादा. आपको पता है ऑप्शन बायर्स लव वॉलेटिलिटी. सो द कॉल ऑप्शन शुड रिफ्लेक्ट द share price and the volatility of the underlying share. So that's the connection. But he found that this was not happening, which means that bond market के लोग शेयर को देख रहे नहीं थे और शेयर मार्केट के लोग बॉन्ड को देख ही नहीं रहे थे. He found that people are operating in silos, people are not relating the two, दोनों को लिंक नहीं कर रहे हैं. And therefore he found that the convertible bond के अंदर जो call option है that is severely underpriced. कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर जो छुपा हुआ कॉल ऑप्शन है दैट इज सीवियरली अंडरप्राइज्ड. इट्स इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इज से 11%. इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 11% मतलब उसका जो दाम चल रहा है कॉल ऑप्शन का, वो कॉल ऑप्शन का दाम इज सच दैट अगर 11% वॉलेटिलिटी है शेयर का तब वो दाम होना चाहिए. अगर 11% एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी है शेयर का तब वो दाम होना चाहिए. बट इट वाज फाउंड दैट द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी ऑफ द शेयर, द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ द शेयर वाज 30%. हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ द शेयर वाज 30%. बट द कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर जो कॉल ऑप्शन है दैट वाज प्राइस्ड एट सच अ लो लेवल दैट इट वाज शोइंग एन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ 11%. ठीक है, जबकि द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑफ द शेयर वाज 30%. So clearly the convertible bond was underpriced relative to the underlying share. The convertible bond was underpriced relative to the underlying share. To digest it please. सोच लो उसके बारे में जो बोला मैंने. बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लेवल 1 में कौन सबसे मेन पर्सन था जिसका स्टडी करते थे? आपने बोला मार्कोविट्स.
तो मार्कोविट्स तो अलग अलग एसेट क्लास को इंक्लूड करने बोलता था ना, कोरिलेशन, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो अकॉर्डिंगली मार्कोविट्स ने देखा कि बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्शन स्थापित करने के लिए उसने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को देखा। ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में तो स्ट्रेट बॉन्ड है प्लस कॉल ऑप्शन है, द राइट टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर प्राइस है और जो शेयर का वॉलिटिलिटी है उससे रिलेटेड कॉल का वैल्यू होना चाहिए और कन्वर्टिबल बॉन्ड का वैल्यू होना चाहिए, बट दैट वाज नॉट द फैक्ट। कन्वर्टिबल बॉन्ड बहुत ज्यादा अंडर प्राइस थे, उनमें जो कॉल ऑप्शन है वो अंडर प्राइस था। इट वाज रिफ्लेक्टिंग एन इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी ऑफ ओनली 11% कंपेयर्ड टू द हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी ऑफ द शेयर विच वाज 30%। अभी तक सही जा रहे हैं क्या? अभी तक सही जा रहे हैं क्या? यस प्लीज, अभी तक सही जा रहे हैं क्या? ओके, एवरीबडी सेइंग दैट यस सर, अभी तक ऑल गुड, ठीक है, अभी तक ऑल गुड। कन्वर्टिबल बॉन्ड जो अंडर प्राइस्ड है कंपेयर टू द शेयर प्राइस, तो उस केस में व्हाट इज द आर्बिट्राज? क्या चीज को लॉन्ग करे, क्या चीज को शॉर्ट करे? यस प्लीज, व्हाट इज द आर्बिट्राज? क्या चीज को लॉन्ग करे, क्या चीज को शॉर्ट करे? ये तो रिलेटिव वैल्यू स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग शॉर्ट। तो क्या चीज को लॉन्ग करे, क्या चीज को शॉर्ट करे? रूल वही, अंडर प्राइस्ड को लॉन्ग, रिलेटिवली ओवर प्राइस्ड को शॉर्ट। जो रिलेटिवली अंडर प्राइस्ड है उसको लॉन्ग, जो रिलेटिवली ओवर प्राइस्ड है उसको शॉर्ट। जो रिलेटिवली अंडर प्राइस्ड है उसको लॉन्ग, जो रिलेटिवली ओवर प्राइस्ड है उसको शॉर्ट। तो जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है उसको बाय लॉन्ग, और जो शेयर्स है उसको सेल शॉर्ट। जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है उसको बाय, और जो शेयर्स है उसको शॉर्ट। ओके, शेयर्स को शॉर्ट। नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। फिगर्स लिखना प्लीज, राइट डाउन द फिगर्स। आपने हेडिंग लिख लिया था, आप फिगर्स लिखो। फेस वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड $1,000। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड $900। कन्वर्जन रेशियो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड 20। Therefore, conversion price 20 शेयर्स बॉन्ड के थ्रू बाई करने में 900 लग रहा है। अगर अपने बॉन्ड बाई करते हैं तो हम लोग को 20 शेयर का हक मिलेगा। तो 20 शेयर बॉन्ड के थ्रू बाई करने में 900 लग रहा है, तो एक शेयर का दाम क्या है बॉन्ड के थ्रू? 20 शेयर बॉन्ड के थ्रू अर्जित करने में $900 लग रहा है, तो 1 शेयर का प्राइस बॉन्ड के थ्रू क्या है? $45। कन्वर्जन प्राइस $45। मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, सॉरी, हाँ, ऑफ द स्टॉक $52. So the call option is in the money or out of the money? The call option is in the money or out of the money? Call option is in the money or out of the money? Call option is in the money or out of the money? So call option is in the money because sir, the share price 52 is greater than the conversion price. The conversion price over here is acting as the strike price. The conversion price over here is acting as the strike price. Okay, the conversion price over here is acting as the strike price. As if 45 के ऊपर जोश में आएगा, क्योंकि हम लोग 900 तो दे ही दिए, तो एक तरह से तो
20 इंटू 45 इज इक्वल टू 900. 45 के ऊपर जाए तो जोश में आएगा. द गुड थिंग इज डेट ऑलरेडी जोश में आया हुआ है. अभी दाम 52 चल रहा है, तो इट इज इन द मनी. व्हाट इज दिस? इन द मनी. इट इज इन द मनी. कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू जितना शेयर्स मिलेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस 20 इंटू 52 इक्वल टू 1040. कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. ओके, बॉन्ड का कन्वर्जन वैल्यू. अगर बॉन्ड को इक्विटी टाइप देखें तो बॉन्ड से अपने को 20 शेयर मिलेगा. 20 शेयर का दाम आज 52 है, तो उस वाइज 1040 कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जबकि बॉन्ड का मार्केट प्राइस चल रहा है 900. ठीक है, 1040. फिर कूपन रेट 6%. डिविडेंड यील्ड 2%. स्टॉक लेंडिंग चार्जेस 1%. डेल्टा ऑफ कॉल 0.7. डेल्टा ऑफ कॉल 0.7 का मतलब किया हुआ है. डेल्टा ऑफ कॉल 0.7. डेल्टा ऑफ कॉल 0.7. डेल्टा ऑफ कॉल 0.7. Maturity of the bond 3 years. तो डेल्टा ऑफ द कॉल 0.7 का 2-3 मतलब था. पहला, इफ शेयर प्राइस चेंजेस बाय 1, कॉल प्रीमियम विल चेंज बाय 0.7. रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉल विथ रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉल विथ रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. शेयर का दाम 1 से चेंज होगा तो कॉल 0.7 से चेंज होगा. दूसरा मतलब 1 call is equivalent to 0.7 share. 1 call is equivalent to 0.7 share. 1 call is equivalent to 0.7 share. अगर किसी ने C प्लस किया तो एक तरह से उसने 0.7 S प्लस कर लिया. 1 call is equivalent to 0.7 shares. तो इन दैट केस आप लोगों का डिस्कशन ये हुआ था कि सर हम लोग को लॉन्ग क्या चीज़ को करना चाहिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड को लॉन्ग करना चाहिए. यानी 900 रुपीज़ दे के बॉन्ड बाई किए. एंड शॉर्ट क्या चीज़ को करना चाहिए, शॉर्ट शेयर्स को करना चाहिए. कितना शेयर्स को शॉर्ट करें, यस प्लीज़. सारा डेटा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है स्क्रीन पे. यू हैव इट इन योर कॉपी. तो नो बडी शुड लेटर ऑन कंप्लेन, सर वॉट यू वर शोइंग ऑन द स्क्रीन वॉज नॉट विजिबल. लुक एट योर ओन नोट्स. कितना शेयर शॉर्ट करना चाहिए. अगर मैं एक बॉन्ड बाई कर रहा हूं कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो कितना शेयर्स शॉर्ट करूंगा. अगर एक बॉन्ड बाई कर रहा हूं तो कितना शेयर्स शॉर्ट करूंगा. अगर एक बॉन्ड बाई कर रहा हूं तो कितना शेयर शॉर्ट करूंगा. किसी का भी करेक्ट जवाब नहीं आया. अब आया है मैत्रा पटेल का करेक्ट जवाब आया है. मैत्रा पटेल का करेक्ट जवाब आया है. केवल मैत्रा पटेल, टुडे इज योर डे. ओके, मैत्रा पटेल का करेक्ट जवाब आया है. हर्ष अग्रवाल का करेक्ट जवाब आया है. निखिलेश मिश्रा का करेक्ट जवाब आया है. कार्तिक गुप्ता करेक्ट जवाब आया है. यश का रॉन्ग के बाद अब जाए करेक्ट जवाब आया है. विवेक मंगला का रॉन्ग है अभी भी. प्रत्युष का उल्टा पुल्टा जवाब है. विनीत मरवानी का करेक्ट जवाब है. मोहित अग्रवाल का रॉन्ग है.
जितेश का करेक्ट जवाब है, बाकी लोग, हितेश का करेक्ट जवाब, बाकी लोग का मैं नाम ऐसे ले नहीं सकता। 14 शेयर्स शॉर्ट करेंगे, 14 शेयर्स, 20 इंटू 0.7, 14 शेयर्स शॉर्ट करेंगे। हाउ मेनी शेयर्स? 14 शेयर्स शॉर्ट करेंगे, बिकॉज एक कॉल 0.7 शेयर्स है, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास 20 कॉल है, हमारे पास 20 कॉल है। जब हमने 20 बॉन्ड बाई किया तो 20 कॉल ऑप्शन हमारे पास है, और एक कॉल इक्वल टू 0.7 शेयर, तो 20 इंटू 0.7, 14 शेयर्स शॉर्ट करेंगे, और तब बन गया अपना डेल्टा न्यूट्रल पोजिशन। क्या बन गया? डेल्टा न्यूट्रल पोजिशन। ओके, डेल्टा न्यूट्रल। तो हमारा जो कॉल ऑप्शन हमारे पास है 20 इंटू 0.7, 14 का लॉन्ग पोजिशन है शेयर में, बट 14 शेयर शॉर्ट कर दिए, तो शेयर में कोई पोजिशन नहीं है। ओके, हेज हो गया शेयर। तो हम लोग लॉन्ग करेंगे एक बॉन्ड और शॉर्ट करेंगे नॉट 20 शेयर्स, बट शॉर्ट करेंगे अपने 14 शेयर्स, शॉर्ट करेंगे 14 शेयर्स, समझ गए? लॉन्ग कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड शॉर्ट 14 शेयर्स। और एक दो डेटा लिखाना भूल गया। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 11%, historical volatility 30%, implied volatility 11%, historical volatility 30%। implied volatility का मतलब क्या हुआ कि जो कॉल ऑप्शन है, जैसे ये 900 जो प्राइस है ना, ये 900 जो प्राइस है बॉन्ड का, इसमें सपोज 890 दैट इज द प्राइस ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड। तो बाकी $10 इज द प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शंस, $890 इज द प्राइस ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड, while $10 इज द प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शंस। तो 20 टू कॉल ऑप्शंस का दाम $10 है, तो एक कॉल ऑप्शन का दाम 0.5 यानी 50 सेंट्स है। तो वो जो दाम है कॉल ऑप्शन का, दैट इज बेस्ड अपॉन implied volatility of 11%, दैट इज बेस्ड अपॉन implied volatility of 11%, ठीक है। 11% का कैलकुलेशन सर हमारे सिलेबस में है क्या? है। कहाँ पे है सर? डेरिवेटिव में है। डेरिवेटिव में दो ही चैप्टर है, एक वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट्स और एक वैल्यूएशन ऑफ कंटिंजेंट क्लेम्स। तो वैल्यूएशन ऑफ कंटिंजेंट क्लेम्स का सेकेंड लास्ट LOS जो है दैट इज ऑन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, समझ गए? तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वहां पे इट इनडायरेक्टली शोज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन हिडन इनसाइड द कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो इट्स अंडर प्राइस्ड। तो अपने कन्वर्टेबल बॉन्ड बाई करेंगे एंड अपने 14 शेयर्स शॉर्ट करेंगे। कन्वर्टेबल बॉन्ड बाई करेंगे, 14 शेयर शॉर्ट करेंगे। कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर बाई करेंगे तो 6% ऑफ 1000 अपने पास 60 कूपन आएगा एनुअल पर पीरियड। बट स्टॉक शॉर्ट सेल करेंगे तो 2% ऑफ 52 इंटू 20, सॉरी 2% ऑफ 52 इंटू 14, 2% ऑफ 52 इंटू 14। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। डिविडेंड यील्ड शेयर प्राइस पे लगता है। 2% ऑफ 52 पर शेयर का डिविडेंड इंटू 14, 2% ऑफ 52 इंटू 14, 2% ऑफ 52 इंटू 14, उतना डिविडेंड देना पड़ेगा। याद होगा लेवल 1 से, जो शॉर्ट सेल करता है उसको डिविडेंड देना पड़ता है, जो शॉर्ट सेल करता है उसको डिविडेंड देना पड़ता है। किसको? स्टॉक लेंडर को, थ्रू द प्राइम ब्रोकर। तो 2% ऑफ 52 इंटू 14, तो 14.56 का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अपने पास $60 कूपन आएगा, 14.56 का अपना डिविडेंड जाएगा शॉर्ट सेल पे, 14.56 का। उसके अलावा स्टॉक लेंडिंग चार्जेस 1%, तो 1% ऑफ 52, 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 14, 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना? 1% ऑफ 52, 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना? 1% of 52, 0.52 into 14, how much? 0.52 into 14 is how much?
0.52 इंटू 14 इज हाउ मच? 7.28 का स्टॉक लेंडिंग चार्जेस लगेगा हर साल। 7.28 का स्टॉक लेंडिंग चार्जेस लगेगा हर साल। 7.28 का स्टॉक लेंडिंग चार्जेस लगेगा हर साल। रिकैप कराओ मेरे को और बताओ अपने क्या चीज को लॉन्ग कर रहे हैं और क्या चीज को कितना शॉर्ट कर रहे हैं। क्या चीज को लॉन्ग कर रहे हैं और क्या चीज को कितना शॉर्ट कर रहे हैं। यस प्लीज। क्या चीज को लॉन्ग कर रहे हैं और क्या चीज को कितना शॉर्ट कर रहे हैं। यस। क्या चीज को लॉन्ग कर रहे हैं और क्या चीज को कितना शॉर्ट कर रहे हैं। सर कन्वर्टेबल बॉन्ड को लॉन्ग कर रहे हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड को लॉन्ग कर रहे हैं। 14 शेयर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। 14 कैसे आया? ओके डेल्टा के हेल्प से आया। 14 कैसे आया? डेल्टा के हेल्प से आया। ठीक है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड को लॉन्ग कर रहे हैं एंड 14 शेयर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। तो जितना शेयर्स उस बॉन्ड के अंदर है उसको कभी शॉर्ट नहीं करते हैं। दैट इनटू डेल्टा उतना शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। और अपने को कूपन इनकम कितना मिलेगा? कूपन इनकम कितना मिलेगा? 6% ऑफ 1000, 60 कूपन मिलेगा। और अपना आउटफ्लो दो ठो होगा। एक तो होगा डिविडेंड, दूसरा होगा स्टॉक लेंडिंग चार्जेस। एक होगा डिविडेंड, दूसरा होगा स्टॉक लेंडिंग चार्जेस। तो डिविडेंड था 2% डिविडेंड यील्ड, तो 2% ऑफ 52 इंटू 14, ओके 14 पॉइंट समथिंग आया था। और स्टॉक लेंडिंग चार्जेस 1% ऑफ 52 इंटू 14, 1% ऑफ 52 इंटू 14, वो दोनों अपना आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो 60 का इनफ्लो होगा और वो दोनों आउटफ्लो होगा डिविडेंड का और स्टॉक लेंडिंग चार्जेस का। सर ये तो बहुत मजा आ रहा है, इसी तरह से एग्जाम में पूछने वाला है क्या? सर ये तो बहुत मजा आ रहा है, इसी तरह से एग्जाम में पूछने वाला है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। एग्जाम में नंबर्स ज्यादा नहीं पूछेगा, इक्का दुक्का पूछ लिया तो अलग बात है। एग्जाम में नंबर्स नहीं पूछेगा, इक्का दुक्का पूछ सकता है, ओके, बट इतना डिक करके तो नहीं पूछेगा। तो आप क्यों नंबर्स बता रहे हैं? बिकॉज उसके बिना तुमको खुल के समझ में नहीं आएगा। ओके, आप क्यों नंबर्स यूज करें? बिकॉज उसके बिना तुमको खुल के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यही अपना स्पेशलिटी है कि अपने खुल के नंबर्स यूज करते हैं, उसके साथ पूरा समझ में आता है। वरना तो इंग्लिश लैंग्वेज है, बुक में है, देख लेना क्या लैंग्वेज है। ठीक है सर, डिस्कशन कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। डिस्कशन कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके, अब तो हमने जब ये पोजीशन एंटर किया यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड बाय किया और 14 शेयर्स को शॉर्ट किया, उसका रीजन क्या था? आर वी एक्सपेक्टिंग द शेयर प्राइस टू गो अप और टू गो डाउन? जब हमने ये सौदा किया तो आर वी एक्सपेक्टिंग द शेयर प्राइस टू गो अप और टू गो डाउन? आर वी एक्सपेक्टिंग द शेयर प्राइस टू गो अप और टू गो डाउन? Are we expecting the share price to go up or to go down? Are we expecting the share price to go up or to go down? Yes, looking at your answers, विनीत मरवानी का रॉन्ग है, कार्तिक गुप्ता का रॉन्ग है, वंशिका का रॉन्ग है, मोहित अग्रवाल रॉन्ग है, शाश्वत रॉन्ग है, विवेक मंगला रॉन्ग है, आर्यन तिवारी रॉन्ग है, हर्ष अग्रवाल का राइट है, यश चौंगिया वाला का रॉन्ग है, विवेक मंगला का रॉन्ग है, हितेश चौधरी का रॉन्ग है, अंकुर गुप्ता का राइट है, मैत्रा पटेल का राइट है, रोहित चौधरी का राइट है। वी आर डेल्टा न्यूट्रल, वी आर डेल्टा न्यूट्रल, वी आर नॉट डायरेक्शनल एट ऑल। Up या down is not our point of view. We are trying to exploit mispricing and therefore it is called arbitrage. So where is the mispricing? The mispricing is the fact that although historical volatility 30% था, पर implied volatility 11% चल रहा है। ठीक है, तो we are wanting that volatility should rise or fall, rise. We are wanting that volatility should rise. ठीक है, वी आर वॉन्टिंग दैट मूवमेंट शुड टेक प्लेस। मूवमेंट ऊपर होता है या नीचे होता है फर्क नहीं पड़ता है, बट वी आर वॉन्टिंग दैट वॉलेटिलिटी बढ़े, शेयर का दाम डांस करे, शेयर का दाम डांस करे इज व्हाट वी आर वॉन्टिंग। क्यों सर? वो डांस से क्या फायदा होगा?
वो डांस में ही अपने डांस कर जाएंगे, मतलब वो डांस में अपने को मज़ा आ जाएगा। कैसे सर? तो पहले फुल स्क्रीन पे आके बता रहा हूँ। तो शेयर का दाम 52 था, हमने जब सौदा इंटर किया उसके बाद शेयर का दाम 55-60 की तरफ हो गया, 55-60 हो गया। तो इन दैट केस जो कॉल ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी इन द मनी था। जब शेयर का दाम 52 था तो कॉल इन द मनी था। जब शेयर का दाम 55 या 60 हो गया तो कॉल और ज़्यादा इन द मनी हो गया। तो उस केस में व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू डेल्टा? कॉल और ज़्यादा इन द मनी हो गया तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू डेल्टा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू डेल्टा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू डेल्टा? डेल्टा 0.7 था ना, तो डेल्टा क्या होगा? डेल्टा विल इंक्रीज। ओके, रिमेंबर CFA level 1, options are non-linear derivatives. Options are non-linear derivatives as compared to forward commitments which are linear. ठीक है, तो ऑप्शंस को जो नॉन लीनियर बोलते हैं बिकॉज उनका रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा का। तो डेल्टा 0.7 से 0.9 हो गया, डेल्टा 0.7 से 0.9 हो गया। पे टेंशन, डेल्टा 0.7 से 0.9 हो गया। तो अगर डेल्टा 0.9 हो गया तो 0.9 इंटू 20, 0.9 इंटू 20 कितना शेयर से शॉर्ट करना चाहिए था? 0.9 इंटू 20 कितना शेयर से शॉर्ट करना चाहिए था? आपने तो 0.7 इंटू 20 14 शेयर शॉर्ट किए थे, पर 0.9 इंटू 20 कितना शेयर शॉर्ट करना चाहिए था? सर 18, पर हम लोग कितना शेयर शॉर्ट कर रखे हैं? 14। हम लोग कमती शेयर शॉर्ट कर रखे हैं, 18 शेयर शॉर्ट करना चाहिए, हम लोग 14 शेयर शॉर्ट कर रखे हैं। हम लोग का पोर्टफोलियो और डेल्टा न्यूट्रल नहीं है, पोर्टफोलियो बुलिश हो गया है, पोर्टफोलियो में 4 एक्स्ट्रा डेल्टा है। ओके, तो जाहिर है टू अचीव डेल्टा न्यूट्रलिटी वी विल रीबैलेंस द पोर्टफोलियो बाय सेलिंग 4 शेयर्स। वी विल रीबैलेंस द पोर्टफोलियो बाय शॉर्ट सेलिंग 4 मोर शेयर्स। We will rebalance the portfolio by short selling 4 more shares. 4 शेयर्स और अपने शॉर्ट सेल करेंगे, तो 4 शेयर्स और शॉर्ट सेल करेंगे तो 14 था और 4 18 हो गया डेल्टा न्यूट्रल। बट सबसे खुशी की बात है, ये 4 शेयर कब बेचेंगे आप? जब दाम 60 हो गया। ये 4 शेयर कब बेचेंगे? जब दाम 60 हो गया, 60। ठीक है, तो ऊपर दाम पे 4 शेयर बेचेंगे, 60 पे मजा आ जाएगा। ऊपर दाम पे 14 शेयर तो 52 में बेचा था, अब जो 4 शेयर और बेचे वो 60 पे बेच पाए। ठीक है ना? ओके, तो वापस से डेल्टा न्यूट्रलिटी हो गया। शेयर का दाम फिर से गिर के 52 आ गया। शेयर का दाम फिर से गिर के 52 आ गया। तो 52 आ गया तो उस केस में वापस से अपना डेल्टा क्या हो गया? 0.7। वापस से डेल्टा हो गया 0.7। तो कितना शेयर शॉर्ट होना चाहिए था? 14, पर कितना शेयर शॉर्ट है अपना? 18। तो कितना एक्स्ट्रा शेयर शॉर्ट किया हुआ है? 4। तो 4 शेयर बाई करना पड़ेगा टू मेंटेन डेल्टा न्यूट्रलिटी। 4 शेयर बाई करना पड़ेगा, पर सबसे बेस्ट पार्ट है कब बाई करेंगे? जब दाम 52 आ गया तब बाई करेंगे। 60 पे सेल किए थे, 52 पे बाई। अभी देखो 4 शेयर पे 4 इंटू 8 का फायदा हो गया, $32 का फायदा हो गया। ओके, कुछ देर बाद शेयर का दाम 52 से गिर के 42 हो गया। शेयर का दाम 52 से गिर के 42 हो गया, तो कॉल बिकेम आउट द मनी। कॉल का डेल्टा हो गया 0.4, कॉल का डेल्टा हो गया 0.4, तो 0.4 इंटू 28, 8 शेयर शॉर्ट होना चाहिए था, पर अपना 14 शेयर शॉर्ट किया हुआ है, तो अपना ज़्यादा शेयर शॉर्ट किया हुआ है, तो हम लोग 14 - 8 6 शेयर बाई कर लेंगे। बट सबसे बेस्ट पार्ट है कब बाई करेंगे? जब शेयर का दाम गिरा हुआ है। जब शेयर का दाम गिरा हुआ 42 पे तब बाई करेंगे, तो मज़ा आ जाएगा बाई करने में। फिर से शेयर का दाम बढ़ के 52 हो गया, तो 52 हो गया तो डेल्टा हो गया 0.7। 0.7 इंटू 20, 14 शेयर शॉर्ट करना चाहिए था, तो इन दैट केस अपना तो 8 शेयर शॉर्ट किया हुआ है, तो 6 शेयर्स और व्हाटएवर मैंने उतना वापस सेल करेंगे 52 पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मस्ती? आर यू अंडरस्टैंडिंग द मस्ती विच इज हैपनिंग? क्या फायदा हो रहा है वॉलेटिलिटी से? शेयर का दाम अप डाउन कर रहा है, मजा से मजा हो रहा है। जब भी अप जा रहा है डेल्टा बढ़ जा रहा है, बोला और बेचो,
ऊपर दाम पे। जब भी नीचे आ जा रहा है, डेल्टा कम हो जा रहा है, बोला नहीं ज्यादा बेच रखे हो, खरीदो नीचे दाम पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गामा स्कैल्पिंग। व्हाट इज दिस कॉल्ड? गामा स्कैल्पिंग। टेक्निकली तो गामा स्कैल्पिंग बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ने लिखा है गामा ट्रेडिंग। दिस इज कॉल्ड गामा स्कैल्पिंग और गामा ट्रेडिंग। व्हाट इज गामा? गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। जो डेल्टा है ना वो चेंज होता रहता है, ऑप्शंस आर नॉन लीनियर, तो डेल्टा का जो रेट ऑफ चेंज है उसको बोलते हैं गामा। ओके, डेल्टा चेंज होता रहता है, जैसे शेयर प्राइस चेंज होता है, तो डेल्टा का रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं गामा, ठीक है। तो गामा का फायदा हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है? गामा का, ठीक है। सर ये चीज कहां पढ़ने वाले हम लोग? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, एप्सिलॉन, कापा, ये सब पढ़ने वाले डेरिवेटिव्स में, ये सब पढ़ने वाले हम लोग डेरिवेटिव्स में, ठीक है। कंटिंजेंट क्लेम्स वाले चैप्टर में डेरिवेटिव्स पे पढ़ने वाले हैं। बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज वो पढ़ेंगे तो लगेगा काश ये कर लिए होते, ये कर लिए तो लगेगा काश वो पढ़ लिए होते, ठीक है। यू हैव टेस्टेड ऑल दैट इन CFA लेवल 1, ठीक है। तो लेवल 2 में एवरीथिंग कुड बी अंडरस्टूड, देयर इज नो सीक्वेंस दैट वन फॉलोज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स ये है कि सर आपने बोला काश वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। अगर भयानक वॉलेटिलिटी हो गया पूरे बाजार में, सच दैट कंपनी ही डिफॉल्ट कर गया बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड तो बाई किया है ना, तो कंपनी डिफॉल्ट कर गया, हाथ उठा दिया बैंकरप्सी, तब तो गए अपने। तो अपने चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी हाई मॉडरेट हो, पर बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए। वॉलेटिलिटी शुड बी हाई बट इट शुड नॉट बी कैटास्ट्रॉफिक। अगर वॉलेटिलिटी लो होता है, माने स्टॉक हिलना बंद कर देता है, 52 पे चिपक जाता है, तो उस केस में अपने गामा स्कैल्पिंग कर नहीं पाएंगे और थीटा डीके होगा, बिकॉज आप ऑप्शन बाई करके बैठे हैं। थीटा डीके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉल करेगा ना ऑप्शन का, ठीक है, थीटा डीके होगा, वो भी रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क है कि कैटास्ट्रॉफिक अगर डिफॉल्ट हो गया तो बॉन्ड का, ठीक है। और दूसरा रिस्क हो गया कि सर थीटा डीके अगर रेंज वाइज शेयर रह गया तो, ठीक है। उसके अलावा रिस्क है रेपो में कौन तुमको बार बार शेयर लेंड करता रहेगा। पहले 14 शेयर तुमको शॉर्ट सेल करना था, फिर 4 और शॉर्ट सेल करना था, तो तुमको मिल जाएगा ऐसा कैसे लग रहा है? मे बी आपको नहीं मिल पाएगा, मे बी शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा, वो शेयर मांगने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वापस से कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, ये सब दिक्कतें होगी। सिंस इट्स एन आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, जरा सा थिन गैप होता है, बिकॉज ऑफ विच इस पर भी लेवरेज हाई होता है, अराउंड 5-6 टाइम्स। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा बोला नहीं है कितना टाइम्स, बट जीपीटी ये सब बोलते हैं अराउंड 6 टाइम्स, बट इंस्टीट्यूट ने बोला लेवरेज इज हाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई रिमेंबर दामोदरन का एक वीडियो था, वही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट रिसर्च करते हुए ही वॉज रिसर्चिंग सम जापानीज कंपनी एंड कुछ जानना था तो कॉल कर लिया उनके उस नंबर पे जो लिखा रहता है एनुअल रिपोर्ट पे। तो इन दैट केस अदर पर्सन पिक्ड अप बाय सरप्राइज एंड देन ही आस्क्ड दैट आई वांटेड टू नो दिस। तो शी सेड that I could not tell you exactly what the number is, but I can tell you it is very high. So Damodaran said at that time, I feel like banging my head on the wall because the Excel sheet does not take high. Anyways, जो सुनता है उसी को उससे मज़ा आता है, डिपेंड्स ऑन हु रिलेट्स टू व्हाट। जैसे आप लोग कई जन मेरे से रिलेट करते हैं कि सर आप बोलते हैं हम लोग को तो आपका समझ में आता है, ठीक है। तो वैसे वट एवर इट इज़, सो ये सब रिस्क इन्वॉल्व है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। दैट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज। कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज का सबसे मेन चीज क्या है ना, कि जब बॉन्ड इश्यू होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड, उस समय बॉन्ड किसके थ्रू इश्यू होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक का। बॉन्ड किसके थ्रू इश्यू होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक का। CFA लेवल 1 इन्वेस्टमेंट बैंक का 2 तरह से बॉन्ड इश्यू कर सकता है, या तो अंडर राइटिंग और या फिर बेस्ट एफर्ट्स बेसिस। याद आया L1? ओके, जो IPO मार्केट है उसमें बॉन्ड जब इश्यू होता है तो 2 तरह से हो सकता है, एक तो अंडर राइटिंग और एक बेस्ट एफर्ट्स बेसिस। किसको किसको याद आ रहा है? अंडर राइटिंग और बेस्ट एफर्ट्स बेसिस किसको किसको याद आ रहा है? अंडर राइटिंग और बेस्ट एफर्ट्स बेसिस किसको किसको याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर जो इश्यू लाता है वो अंडर राइटिंग या बेस्ट एफर्ट्स बेसिस? गुड, सबको याद आ रहा है। तो ज़्यादातर तो अंडर राइटिंग ही होता है। अंडर राइटिंग का मतलब हुआ वो गारंटी दे रहा है कि भाई ये जो इश्यू हो रहा है सक्सेसफुल हो जाएगा, लोग ले लेंगे, ओके, लोग ले लेंगे इस इशू को। पर अगर बाई चांस शॉर्टफॉल हुआ और क्राउड नहीं मिला तो जो बैलेंस है वो किसको लेना पड़ेगा? वो बैलेंस किसको लेना पड़ेगा? अगर एक इश्यू हुआ 10 लाख बॉन्ड्स का और केवल 6 लाख की सब्सक्रिप्शन आया तो 4 लाख बॉन्ड किसको लेना पड़ेगा?
4 लाख बॉन्ड किसको लेना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट बैंकर को। अंडर राइटर को लेना पड़ेगा 4 लाख बॉन्ड। सोचो, फंस जाएगा बेचारा, फंस जाएगा अंडर राइटर। 4 लाख बॉन्ड, जाहिर है अंडर राइटर तो 4 लाख बॉन्ड नहीं लेना चाहेगा। तो नहीं लेना चाहेगा तो वो चाहेगा इशू सक्सेसफुल हो, ओवर सब्सक्राइब्ड हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो। और ओवर सब्सक्राइब्ड होने के लिए इशू का जो दाम है ना, जिस दाम पे इशू होना चाहिए, दैट शुड बी अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड। कम दाम पे होना चाहिए, ज्यादा दाम पे होना चाहिए। जो इशू होता है वो सक्सेसफुल होने के लिए कम दाम पे होना चाहिए, ज्यादा दाम पे होना चाहिए। मार्केट कब लेगा एक इशू को? अगर वो कम दाम पे हुआ या ज्यादा दाम पे होगा तो कम दाम पे हुआ तो। इसलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड का इशू के टाइम पे लोअर दाम पे होता है, इशू के टाइम पे लोअर दाम पे होता है। बाद में जाके हेज फंड्स कूद जाते हैं, जैसे डी शॉ इज अ वेरी पॉपुलर नेम। डी शॉ, बहुत जन का जॉब लगता है सीएफए के बाद डी शॉ में। ऑल्दो डी शॉ यहाँ इंडिया में वैसा काम नहीं करवाते जो आप सोचेंगे सर ने बोला था डी शॉ। डी शॉ इज अ ग्रेट हेज फंड इन यूएस, बट इंडिया में उसका काम बैक ऑफिस टाइप ही है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। एनीवेज, तो डी शॉ लंबा चौड़ा काम करता है, बहुत सारे और फंड्स है। तो ये लोग जैसे ही इशू होता है वैसे ही कन्वर्टेबल बॉन्ड इतना बाई करते हैं कि उसका दाम जंप करके ऊपर चल जाता है। आजकल अपॉर्चुनिटी बचा नहीं है, इट इज नॉट स्केलेबल। मतलब इतना क्राउडेड स्पेस हो गया है, इतना क्राउडेड स्पेस कि अल्टीमेटली जाके खाना था पर बचा नहीं है, 1 सेकेंड में खाना खत्म हो जाता है। इट्स लाइक कोल्ड प्ले का शो है मुंबई में, और जैसे ही उसका खुलने वाला था 8 बजे, 8:01 पे देयर आर नो टिकट्स, देयर आर नो टिकट्स। यू हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस और हर्ड इट एटलीस्ट, समझ गए? तो वो जो बोलते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट, तो फ्री लंच केवल मिलता है उस समय जब आईपीओ होता है ना, उस समय अलॉटमेंट के टाइम पे फ्री लंच मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज जो है उसमें जब प्राइमरी मार्केट में इश्यू होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड का, तभी मेन अपॉर्चुनिटी है। तो जब जोर से कन्वर्टेबल बॉन्ड का इश्यू होगा उस समय कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज बहुत लाइमलाइट पे होगा, उसके बाद लाइमलाइट पे नहीं होगा। इट्स नॉट अ स्केलेबल प्रोपोजिशन, ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज। तो मैं जबरदस्त ऑडियो समरी शेयर करने वाला हूं इसका, जिसके हेल्प से आप लोग को पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, बिकॉज पूरा लैंग्वेज लिखाने का दम तो मेरे में नहीं है, ठीक है। हो सकता है मैं वैसे ही डैश डैश दे के जीपीटी को या किसी स्टूडेंट को डिक्टेट करूंगा, फिर उसको जीपीटी में डालूंगा, बोलूंगा इसका समरी नोट्स बना दे। वो पॉसिबल है, दैट आई मे डू, बट एटलीस्ट समरी तो मैं निकाल ही दूंगा कन्वर्टेबल बॉन्ड आर्बिट्राज का। तो आज के क्लास में कुछ नंबर्स हुए हैं, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। रिवाइज करने के लिए आपको मेरे समरी का सपोर्ट चाहिएगा, समरी के बिना आपको याद नहीं आएगा, समझ गए। और बुक से ऑफकोर्स आप रीड कर सकते हैं, उससे फीलिंग्स आएगा कुछ कुछ, बट वो फीलिंग्स ही है, बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपने इसका क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन से वापस से रिकैप होगा एंड विल बी एबल टू कैच द नुआंसेस, ओके। सो is it fine? We had a very wonderful class. I believe आपका दिमाग चला पाए. The answers were coming at rocket speed. That goes to show the participation. You know सबसे बेस्ट क्लास कौन सी होती है? जिसमें हाई फाई स्टफ होता है और समझ में पूरा आता है और लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो that's what happened. ठीक है ना? चलिए, तो वेट फॉर माई ऑडियो समरी, आई शेयर द ऑडियो समरी, ठीक है। और उसके बाद अपने आज क्या वार है, आज तो ट्यूसडे है ना, तो थर्सडे को नेक्स्ट क्लास करेंगे, उस दिन अपने क्वेश्चंस करेंगे इसका, ठीक है। चलिए, बाय बाय।